हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट चैप्टर के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसके बारे में डिस्कस किया था, और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का आज तक बनने का, तो उसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़ा था, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी उसके बारे में पढ़ा था। तो उसी का ये सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हम एक्ट ऑफ 1935 भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि 1919 की एक्ट के बाद में इंडिया के अंदर आए थे साइमन कमीशन, और ये कब हुआ था? नवंबर 1927। ठीक है, और ये खुद 2 साल पहले जो अपना स्केड्यूल टाइम था आने का, उससे 2 साल पहले ही इंडिया में ये कमीशन आ गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर्स स्टैचूटरी कमीशन। अब इसके जितने भी मेंबर्स थे वो 7 मेंबर्स की कमीशन थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन। अब इनको रिपोर्ट करनी थी कि जो इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी कंडीशंस क्या होंगी, उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए ये इंडिया के अंदर आ रहे थे। इसके सारे मेंबर्स अंग्रेज़ थे, इस वजह से जितनी भी पार्टीज़ थी इंडिया की, उन्होंने सब ने इसको बायकॉट किया और नारे लगे साइमन कमीशन गो बैक के, जहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ था। और उसमें एक फेमस जो हमारे लाला लाजपत राय जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी डेथ हो गई थी। तो क्या था ना, तो ये इस कमीशन का बायकॉट हुआ, लेकिन फिर भी इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है 1930 के अंदर क्या कर दी? सबमिट कर दी। और यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई कि डायरची को अबोलिश किया जाए। अब डायरची क्या थी हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, लास्ट पार्ट के अंदर, फिर भी बता देता हूँ। मैंने थोड़ा सा वही लाइन यहाँ पे डाल दी है समझाने के लिए कि क्या था ना, पहले सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंशियल एरिया के अंदर कि भाई सब्जेक्ट्स होंगे, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होगा जिसको कौन एडमिनिस्टर करेगा? गवर्नर करेगा। किसकी एड पे या किसकी एडवाइस पे? मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के ऊपर जितने भी लॉ, जितने भी कानून, जितने भी एक्ट्स बनेंगी, वो बनाएंगे कौन? मिनिस्टर्स। और वो मिनिस्टर्स किसको बोलेंगे कि भाई आप इसको अप्रूव करो? वो बोलेंगे गवर्नर को, और फिर गवर्नर उनको लागू करेगा। फिर दूसरी बात करते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स की। अब रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नर का और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। यहाँ पे अब मिनिस्टर्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस ड्यूअल जो स्कीम है, ये जो ड्यूअल सिस्टम था, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग मिनिस्टर्स और गवर्नर की जितनी भी पावर है उसको देखते हुए जो भी ये सिस्टम था, इसको बोला जाता था डायरची। अब 1930 में जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, तो उसमें बोला गया था कि डायरची को अबोलिश किया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, और जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है प्रोविंसेस को वो दे दी जाए कि जो मिनिस्टर्स हैं अपना वो अपने तरीके से अपनी गवर्नमेंट को या फिर अपनी प्रोविंसेस को चलाए, है ना। तो ये सिस्टम था। और जो भी जितने भी कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे, लाइक जैसे कि मुस्लिम्स के वोटर्स केवल मुस्लिम हो सकते हैं, और अलग अलग डिप्रेस क्लासेस हो गई, तो ये आगे इनको भी बढ़ा दिया गया था। तो ये चाहते थे कि उनका कंटिन्यूएशन चलता रहे, उनको वैसे ही चलाया जाए। To consider the proposal of commission, the British government convened 3 round table conference of the representative of British government। अब इन proposals को के ऊपर डिस्कशन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी थी 1930, 31 और 32 के अंदर। ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स से और कुछ लीडर्स उसके अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लेने गए थे ब्रिटेन में। तो क्या हुआ ना कि जो पहली कमीशन थी 1930 की, उसके अंदर इंडिया मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई भी जाके किसी ने भी पार्ट नहीं लिया था। और जो सेकंड राउंड टेबल हुई थी वहाँ पे गांधी और इरविन की पैक्ट हुई थी। ठीक है, और गांधी जी ने उसके अंदर भाग लिया था। गांधी जी ने भी डिमांड रखी थी कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए और किसी भी तरह का हमको इंटरफेरेंस ना हो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और अंग्रेज़ों ने ये बात मानने से मना कर दी थी। फिर गांधी जी वापस आते हैं इंडिया में, और जो उनका उस टाइम का जो मूवमेंट चल रहा था उन्होंने उसको आगे कंटिन्यू रखा, और ऐसा करके फिर इन्हीं तीनों राउंड टेबल्स के डिस्कशन को देखते हुए वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के ऊपर तैयार किया गया। ठीक है, और इसको आगे कंसिड्रेशन के लिए जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में थी, उसको सौंप दिया गया कि इसके ऊपर आप डिस्कशन करके और जो भी एक्ट है या फिर जो
कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आगे का डिस्कशन या फिर डिसीजन लिया जाए। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन चेंजेस। ठीक है, इस कमेटी ने इसका जो भी रिकमेंडेशन दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, इसके अंदर कुछ चेंज कर दिए गए, और जो अपनी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थी उनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, मतलब उनके अंदर शामिल कर दिया गया। और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आती है। लेकिन जो कॉमनल अवार्ड है ना 1932 के अंदर, उसका किस कॉमनल अवार्ड के बारे में किसको बोला जाता है? रामसे मैकडोनाल्ड, जो कि उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एक नई स्कीम रिप्रेजेंट की माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसको बोला गया कॉमनल अवार्ड। अभी कॉमनल अवार्ड है ना, जो सेपरेट इलेक्टोरेट होते थे पहले मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के, वहाँ तक ही नहीं बल्कि इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल कास्ट के बीच में। अब मतलब हिंदू के बीच में भी, उनकी जातियों के बीच में भी इस चीज़ को बढ़ावा देने लग गई हैं। मतलब बिल्कुल तह तक जाके हिंदू जो इंडिया के जितने भी लोग थे इनको आपस में बांटने का काम कर रहे थे। गांधी जी को इससे काफ़ी आहत हुआ, और वो उन्होंने फिर जो येरावड़ा जेल थी पूना के अंदर, वहाँ पे क्या ले लिया? फास्ट ले लिया, मतलब आमरण अनशन पे बैठ गई हैं कि भाई मैं जब तक ये पैक्ट वापस नहीं ली जाएगी, जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, मैं एक दाना भी नहीं खाने वाला। और लास्ट में कांग्रेस और डिप्रेस क्लासेस के बीच में, इनके लीडर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है? पूना पैक्ट। और ये किस किस के बीच में होता है? ये होता है गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच में। तो वहाँ पे डिसाइड होता है, डिसीजन लिया जाता है कि डिप्रेस क्लासेस को रिजर्व सीट दे दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनके सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब अलग से इनका इलेक्शन करवाया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इनको रिजर्व सीट्स दे दी गई डिप्रेस क्लासेस को। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935 के अंदर। तो इस एक्ट का भी एक सबसे बड़ा रोल रहता है इंडियन गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर। ये काफ़ी लेंथी थी और काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंट था। इसके अंदर 321 सेक्शन थे और 10 स्केड्यूल्स थी। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में अभी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट किया गया, बनाया गया किसका? ऑल इंडिया फेडरेशन को, जिसके अंदर प्रोविंसेस थी और प्रिंसिपल स्टेट्स उसकी यूनिट थी। और इस एक्ट की जो पावर्स थी इसको डिवाइड कर दिया गया सेंटर और उसकी यूनिट्स में। ठीक है, मतलब सेंटर और प्रोविंसेस में 3 यूनिट्स के अंदर 3 लिस्ट बनाई गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट थे? 59, प्रोविंशियल के अंदर 54 सब्जेक्ट्स थे, कंकरेंट के अंदर 36 थे। और जो जितनी भी रेजुटरी पावर रह गई वो किसको दे दी गई? वाइसरॉय को, जैसे पहले भी दी जाती थी यही। तो जो फेडरेशन का जो पार्ट था वो कभी भी, जो फेडरल जो सेंटर की जितनी भी लिस्ट थी, जितने भी आइटम्स थे, वो कभी भी वर्क में नहीं आए, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। दूसरी बात, जैसे कि पीछे जो ये वाइट पेपर जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, और जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी, और यहाँ पे कहा गया था कि डायर्ची को अबोलिश किया जाए नेक्स्ट एक्ट के अंदर, तो वो यहाँ पे अबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, अब वो गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको ख़त्म कर दिया गया। अब क्या था ना, डायरेक्ट मिनिस्टर्स एक्ट बनाएंगे और गवर्नर को उनकी एड पे अपना काम करना पड़ेगा, उनकी बात मान के उस एक्ट को लागू करना पड़ेगा। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, दैट इज गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो जैसे मैंने बताया था कि अब जो है ना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी, और वो किसके रिस्पॉन्सिबल रहेगी? जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो भी कानून बनाएंगे वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और जो गवर्नर है वो इनकी एडवाइस पे ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी कानून ले आए और उसको लागू कर दिया। लेकिन ये क्या है ना, 1937 में ये लागू हुई और इसको डिसकंटिन्यू फिर से कर दिया गया 1939 के अंदर। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ डायर्ची एट द सेंटर, डायर्ची को सेंटर के अंदर भी एबोलिश कर दिया गया। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। जो फेडरल पार्ट था, जो जिसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था, उसको रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। लेकिन ये एक्ट भी फिर आगे ऑपरेशन में नहीं आई, काम में नहीं आई। इट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाई कार्मेलिज्म इन 6 आउट ऑफ 7 प्रोविंसेस। जो 11 प्रोविंसेस थी जिन डिवाइड, मतलब जो इंडिया के पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंसेस के अंदर,
उनमें से 6 के अंदर बाइकार्मलिज्म लागू कर दिया गया, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, ताकि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से चलाया जा सके। और वो कौन कौन सी थी? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। इनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। और लेकिन इन पे भी काफ़ी तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, ऐसा नहीं था कि कोई भी इंडिपेंडेंटली अपना अच्छे से काम कर सके। और यहाँ पे जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसको भी आगे बढ़ावा दिया गया। जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे डिप्रेस क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, वुमेन और लेबर्स के, इनको भी लागू कर दिया गया था। लेकिन ये बाद में जो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में जो भी पूना पैक्ट हुई थी उसके बाद में इसको बाद में ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि इनके लिए क्या है ना, सीट्स रिजर्व कर दी गई थी। इट एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी, जो किसके थ्रू एस्टेब्लिश करी गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसको ख़त्म कर दिया गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। अब जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था वो उनको क्या एक टीम दे दी गई जो कि एडवाइस करती थी उनको डिफरेंट मुद्दों पे, कि भाई आपको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब वो भी अब खुद से अपना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेजोरिटी उन्हीं के हाथ में रहती थी। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजीज, अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गोट द राइट टू वोट। अब 10% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उसको राइट मिल गया था वोटिंग का। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या था, देखो उस टाइम पे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को पैसे की नीड थी, और जो अंग्रेज़ थे और जो उनके खुद के रीजनल बैंक्स थे वो इंडियंस को पहली बात तो बहुत रेयरली पैसे देते थे, अगर देते भी थे उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता था। अब इंडियंस के प्रेशर के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनको गठन करना पड़ा, ठीक है, जो कि करेंसी को कंट्रोल करता था और जितना भी क्रेडिट था इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर, उसको संभालता था। इट आल्सो एस्टेब्लिश नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस। देखो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पहले लागू हो चुका था, लेकिन इस एक्ट ने उसको और आगे बढ़ा दिया। लाइक जो प्रोविंसेस थी उनके लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वैसे। फिर दोनों का कॉमन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, कि भाई अगर दो से ज़्यादा प्रोविंसेस अपना मिलके अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई रिक्रूटमेंट करना चाहती है तो उसके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट्स का एस्टेब्लिश किया गया, कोर्ट्स का, जो कि कब सेटअप हुए 1937 के अंदर। सो दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। सॉरी अभी नहीं, मतलब ये थोड़ा सा और पार्ट रहता है। तो इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ऑन Feb 20, 1947, फरवरी 20, 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर करते हैं कि जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाएगा बाई जून 1948 तक, और उसके बाद जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इंडियन हैंड्स में। मतलब जो भी इंडिया के लोग हैं उनको पूरी पावर दे दी जाएगी, और जो इंडिया से ब्रिटिश रूल है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ये अनाउंसमेंट हो तो गया, लोगों के अंदर खुशी भी हुई, लेकिन इसके साथ में मतलब क्या है ना, प्रोटेस्ट उठने लगे। मुस्लिम लीग डिमांड करने लगा कि हमको इंडिया नहीं चाहिए, हमको इंडिया के अंदर अपना सेपरेट पार्ट चाहिए, कि हमको अपना अलग देश चाहिए मुस्लिम्स का। अगेन 3 जून 1947 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया cannot apply to those country which were not unwilling to accept it। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था 3 जून 1947 को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही है वो उन भाग पे नहीं लागू होगा जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब उन प्रोविंसेस के ऊपर नहीं लागू होगा जो प्रोविंसेस उसको मानने से मना कर रही हैं। और सेम डे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि वो उस टाइम पे वॉइस रहे थे इंडिया के, उन्होंने अपना माउंटबेटन प्लान लागू कर दिया, या फिर उसको आगे लेके आए, जिसके अंदर क्या था, इंडिया के को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाएगा। और प्लान को एक्सेप्ट भी कर लिया गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा। उसका एक रीज़न ये भी था, उस टाइम पे काफ़ी बुरी मात्रा में देश के अंदर दंगे हो रहे थे, हर जगह लोग मारे जा रहे थे। तो इन्होंने जो बीज बोया था ना,
जो ये कॉमनल रिप्रेजेंटेशन ये करते जा रहे थे, सबके अलग अलग इलेक्शन करते जा रहे थे, इस चीज़ से लोगों के अंदर इतनी भेदभाव हो गया, एक दूसरे से इतने नफरत करने लग गए कि लोग आपस में लड़ने लगे और बहुत बड़ी मात्रा में लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगे, बहुत तरह के क्राइम होने लगे, गलत काम होने लगे। इस चीज़ को देखते हुए कांग्रेस को इनकी डिमांड माननी पड़ी कि भाई ठीक है, देश को दो भागों में डिवाइड कर देते ताकि आगे लोगों का और ज़्यादा नुकसान ना हो। और इस जो प्लान को इफ़ेक्ट मतलब इस प्लान को कब लागू किया गया, किस चीज़ के साथ लागू किया गया? इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इस एक्ट के क्या फीचर्स थे? यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाएगा। कब से? 15 अगस्त 1947 से भारत आज़ाद हो जाएगा और इसके दो पार्ट होंगे, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के, इंडिया और पाकिस्तान। इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय, कि भाई अब जो ये वाइसराय का ऑफिस है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, है ना। हर एक डोमिनियन को, हर एक एरिया को गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट होगा, जो कि ब्रिटिश किंग के द्वारा उनकी एडवाइस और जो उनकी कैबिनेट है उनकी एडवाइस पे किया जाएगा, ठीक है। और जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसकी अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान को लेके, मतलब ये अब किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं करेंगे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज थी दोनों देशों की, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से फ्रेम कर सकती थी और उसको लागू कर सकती थी, जो कि इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है। इसके अकॉर्डिंग इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ बोथ डोमिनियन टू लेजिस्लेट देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स। मतलब अब ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज थी इनको पता था कि हमारा कौन सा एरिया, ये अपने तरीके से उस चीज़ को चला सकती थी जब तक इनका कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू ना हो जाए। और नंबर ऑफ एक्ट, नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, देखो 15 अगस्त 1947 के बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए कोई भी नई एक्ट लागू नहीं करी। और जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया का जो ऑफिस था वो भी अब ख़त्म हो गया था, ठीक है। और भारत से 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश की जो पैरामाउंटेंसी थी, जो इनका राज था, वो भी अब भारत से ख़त्म हो गया था। और जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको फ्रीडम दे दी गई, आप चाहो तो इंडिया को चुन सकते हो या पाकिस्तान को, या फिर अपना खुद से इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो किसी पे कोई भी तरह का कोई भी दबाव नहीं था। और जो इंडियन गवर्नमेंट थी, जो वहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे मेजरली पार्ट किसका लिया गया था? 1935 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहाँ से लिया गया था और उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे। तो यही सब दिया गया है कि उस टाइम पे फिर लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे न्यू डोमिनियन इंडिया के, है ना। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ? 1947 के अंदर। और जो कि पार्लियामेंट बनी इंडियन डोमिनियन की पहली बार में। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसी के साथ में हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। कोई भी कमी हो, कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।